जय जोहर संगवारी हो। स्वागत है आप सबके आपके अपने यूट्यूब चैनल पाथ आईएएस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। संगवारी हो, मन पिछला जो क्लास रही से जनजाति के संबंध में चर्चा करत रहे ना, वही क्लास ला आज आगे बढ़ाबो। ठीक है, तो पिछली क्लास में हम लोगों ने जो है छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजातियों में बैगा और उससे पहले अबूझमाड़िया जनजाति पर चर्चा की थी। तो आज हम लोग जो चर्चा करेंगे वो है छत्तीसगढ़ की तीसरी विशेष पिछड़ी जनजाति और उसका नाम है छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजाति और उसका नाम क्या है दोस्तों? तो ये है पहाड़ी कोरवा। पहाड़ी कोरवा, ठीक है। तो जैसा कि हम लोगों ने दो जनजाति को बहुत ढंग से पढ़ा है, एक अबूझमाड़िया जनजाति और एक है बैगा जनजाति, और मेरे ख्याल से दोनों का कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर होगा। उससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं आप रख सकते हैं, मैंने कई बार बताई है, तो उससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो आज हम लोग तीसरी जो जनजाति पढ़ेंगे विशेष पिछड़ी जनजाति, वो है पहाड़ी कोरवा जनजाति। ठीक है, और आज भी आपको पूरी चीज़ें बहुत अच्छे ढंग से याद करवा दी जाएंगी अगर आपने ध्यान से वीडियो देखा तो बिल्कुल स्किप ना करते हुए पूरा वीडियो आप देखिएगा। आनंद के साथ आप आनंद उठाइए, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहाड़ी कोरवा जनजाति। अब देखिए, इसमें जो है हम लोग कुछ पॉइंट्स को लेकर चलेंगे। जैसे सबसे पहले हम उत्पत्ति की बात करेंगे, निवास की बात करेंगे, उनका रहन सहन है, उनका जो आर्थिक जीवन है, सामाजिक जीवन है, धार्मिक जीवन है, सांस्कृतिक जीवन है। तो इन पॉइंट्स के आधार पर बात करेंगे। ये क्यों इम्पोर्टेंट है दोस्तों? तो ये इससे आपको पूरी चीज़ें जो है वो बहुत स्पष्ट रूप से दिमाग में क्लियर हो जाएगी। और एक जो दिक्कत आती है कि एग्ज़ाम के समय हमारा डाइवर्ट होना कि इसमें का है कि इसका है पहाड़ी कोरवा है कि बैगा का है, बैगा है कि पहाड़ी कोरवा का है, तो वो वाला कॉन्फ्यूज़न जो है वो दूर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहाड़ी कोरवा। और पहाड़ी कोरवा में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे इसकी उत्पत्ति के संबंध में। क्या उत्पत्ति? और उत्पत्ति हम लोगों ने सभी जो है वो जनजातियों की देखी, किंवदंतियों के ऊपर डिपेंड रहता है, लेकिन इन किंवदंतियों की जो कहानियां होती हैं उनसे हमारा जो आगे का स्ट्रक्चर है वो समझ में आता है कि क्या हुआ होगा, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन भी बन जाते हैं। ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा, जैसे अगर अबूझमाड़िया में देखा कि उसने क्या किया है, तुम्बा का महत्व था। जैसे हम लोगों ने बैगा का देखा, जैसे उनको भेजा गया था भगवान ब्रह्मा जी द्वारा, तो वो कुल्हाड़ी लेकर आए थे, तो वो वहाँ पर खेती के लिए नांगर नहीं था, तो वो हल को छूना पाप समझते थे। तो इस प्रकार से बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाती हैं। तो आप बिल्कुल ध्यान से इसको समझिएगा। इसकी उत्पत्ति के संबंध में भी हम किंवदंतियों पर चर्चा करेंगे। दो तीन कहानियां हैं, तो एक दो कहानी तो हम रिलेट कर ही सकते हैं। पहला देखिए, पहला एक बार शंकर भगवान जी, जय हो भोलेनाथ, शंकर भगवान जी को पृथ्वी पर खेती करना था। ऐसी मन में इच्छा जगी कि चलते हैं कृषि वृषि किया जाए। तो भगवान शिव जी जो है वो प्रकट हुए धरती पर। वैसे चाहते तो वो कुछ भी कर सकते हैं, उनको तो करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन किए। तो आए यहाँ पर कृषि करने के लिए, खेत वेत बनाए और खेत वेत में धान मान लगा के बिल्कुल चले गए। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने देखा कि इसका फसल की रक्षा करने के चिड़िया वगैरह जानवर वगैरह भी आएंगे, तो क्या किया जाए, तो वहाँ पर एक पुतला बना दिया। आप खेतों में पुतला देखे होंगे मित्रों, ऐसे पुतला जो है वो बना हुआ रहता है ना, पैरा वगैरह डाल डुला के ऐसे बना देते हैं, और पुतला जो है वो ऐसे, ठीक। तो ये पुतला जो है उसको देखकर चिड़िया समझती है कोई आदमी खड़ा है और वो डर जाती है ना। तो ऐसे ही पुतला वहां पर डाल के वहां पर लकड़ी लगा के खड़ा कर दिया गया। खड़ा करने के बाद भगवान शिव जी जो है वो वापस अपने धाम को चले गए। अब जब बारिश हुई, पूरा मौसम परिवर्तन हुआ, फसलें आ गई, तब भगवान जी एक दिन देखने के लिए आए। और जब वो आए तो उनके साथ साथ माता गौरी भी आई, माता पार्वती जी भी आई।
और देखा तो उनका फसल बहुत जबरदस्त फसल हुआ है। माता जी खुश, भगवान शिव जी भी खुश। अब देखा तो उस फसल को देखकर मन आह्लादित हो गया और माता पार्वती ने कहा कि ये जो फसल हुआ है वो जो है वो इस पुतले की वजह से हुआ है। ठीक है, इस पुतले की वजह से हुआ है। तो माता गौरी ने भगवान शिव जी से एक रिक्वेस्ट करी, एक निवेदन किया कि ये जो पुतला है उसको आप क्या कर दीजिए, जीवित कर दीजिए। ठीक है, अब ये तीर धनुष पकड़कर जो पुतला खड़ा है, तो उसने कहा ये कुरूप कुरूप टाइप से दिखता है। कुरूप मतलब इसका कोई रूप रंग थोड़ी होगा जी, रूप रंग होगा लेकिन अच्छा नहीं होगा, तो उसको आप जीवित कर दीजिए, इसमें जान फूंक दीजिए। तो माता पार्वती के रिक्वेस्ट पर भगवान शिव जी ने कहा कि भाई इसको अगर जीवित कर देंगे तो ये तीर धनुष लेके खड़ा है, एक तो दिखेगा भद्दा, और वो मारेगा तो वो सबको, वो नरसंहार करेगा, सबको मार दे जाएगा। तो भगवान शिव जी और माता पार्वती का संवाद चला, लेकिन भगवान शिव जी समझाते रहे कि ऐसा ना करे न करे, लेकिन माता का जिद, और आप जानते हैं पति पत्नी का जब जिद चालू होता है और महिलाएं अगर ठान ली पत्नी, तो फिर जिद तो पत्नी की ही होगी, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। तो क्या किया कि माता पार्वती जी का जो हट था, फिर वहां पर भगवान शिव जी को इसमें जान डालनी पड़ी, आत्मा डालनी पड़ी। आत्मा डालने के बाद ये जीवित हो गया। जीवित हुआ तो मस्त तीर धनुष लेके, तीर धनुष चलाने में निपुण होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, पहाड़ी कोरवा जनजाति, बहुत सारी चीजें आपको कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर तीर धनुष लेकर वो एकदम पहुंच गया भगवान शिव जी के पास। जी प्रभु जी आज्ञा। भगवान शिव जी ने उनको कहा कि आपने मेरे फसल की रक्षा की है। जब हवा चलता था तो का सरसराहट में आवाज आता था ना हवा का, तो वहां पर लिखा हुआ बुक में का वो करके आवाज आता था। तो इस प्रकार से चिड़िया जानवर सब भाग जाते थे। तो आज से तुम जो है वो पहाड़ी कोरवा के नाम से जाने जाओगे और आप जाकर यहाँ पर निवास करोगे, ऐसा ऐसा उन्होंने आदेश दिया। और वही इसके पूर्वज कहलाए पहाड़ी कोरवा जनजाति के, ऐसा माना जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या एक विशेष याद रखना है कि भगवान शिव जी जब आए थे तो मैंने कहा था कि कृषि की थी, तो उसने कौन सी कृषि की थी, कैसे की थी। तो यहाँ पर जब वो आए थे तो यहाँ जंगल झाड़ी वाला क्षेत्र था, ऐसे ऐसे पेड़ पौधे सब थे। तो इसको भगवान शिव जी ने काट दिया और काटने के बाद आग लगा दी, जला दी, और जलाने के बाद जो ये पूरा क्षेत्र बना, खेत बना, और इस पर यहाँ पर भगवान शिव जी ने कृषि किया था। तो आग लगाया था मतलब दाह दाह दलाना, दाह करना। ठीक है, तो उसी कृषि को ही कहा गया दहिया कृषि। क्या कहा गया? दहिया, दाह से बना है। ठीक है, दहिया कृषि। तो आप यहाँ से रिलेट करके चीजें याद रखेंगे, मैं आगे लिखूंगा सारी चीजें, तो आप याद रखेंगे उस कृषि को क्या कहा गया था, दहिया कृषि कहा गया, जो भगवान शंकर के द्वारा उस समय किया गया। तो पहाड़ी कोरवा जनजाति में कृषि को क्या कहा जाता है, तो इस बात को याद रखिएगा, पहाड़ी कोरवा जनजाति में इस कृषि को दहिया कृषि कहा जाता है। लेकिन कोरवा जनजाति में अगर कृषि को पूछे तो देवारी कृषि कहा जाता है। कैसे, मैं आगे आपको समझाने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए यहां से एक आपका पिक्चर क्लियर। दूसरा पिक्चर देखते हैं, दूसरा जो किंवदंती है वो देखते हैं हम लोग। दूसरा किंवदंती क्या है, तो ये राम सीता माता सीता जी, रामचंद्र जी भगवान और लक्ष्मण जी वनवास के दौरान चल रहे थे। तो वनवास के दौरान जंगल से गुजर रहे थे, जंगल में उन्होंने खेत देखा, खेतों में मस्त फसल लहलहा रहा है। ठीक है, तो लहलहा रहा है और उसका उसमें एक पुतला जो है उसकी रक्षा कर रहा है। तो यहाँ पर भी पुतला जो रक्षा कर रहा था उसमें बाद में वो जान डाला गया और जान डालकर फिर वो पहाड़ी कोरवा जनजाति कहलाया। तो ये सेम सिमिलर स्टोरीज है। तो खैर ये सब नहीं पूछी जाएगी, बस आप सिर्फ कहानी के रूप में याद रखें। लेकिन लास्ट किंवदंती को थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करें। भगवान शंकर जी ने, मैं थोड़ा सा यहाँ पर समझा दूं, भगवान शंकर जी ने, ठीक है, रतनपुर के काला और बाला पर्वत से मिट्टी लेकर, ठीक है, काला बाला पर्वत से मिट्टी लेकर दो मनुष्यों का निर्माण किया। ठीक है, काला और बाला पर्वत से मिट्टी लिया
और 2 मनुष्यों का निर्माण किया। ये काला पर्वत से, ये बाला पर्वत से। ये दिया हुआ है भाई, कहाँ है ये मत पूछना मेरे को, ठीक है, ये दिया हुआ है। ठीक, काला पर्वत से जिस मानव का निर्माण किया वो कहलाया कैला, ठीक है, और बाला पर्वत की मिट्टी से जो मानव का निर्माण हुआ वो कहलाया घुमा, ठीक है। तो भगवान शंकर ने काला बाला पर्वत से मिट्टी लेकर 2 मनुष्यों का निर्माण किया। एक का नाम कहलाया कैला और एक का नाम कहलाया घुमा। इसके साथ 2 स्त्री मूर्तियों का भी निर्माण किया। एक का नाम था आपका सिद्धि और एक का नाम था आपका रिद्धि, ठीक है। तो 2 मूर्तियों का निर्माण किया, एक का नाम था आपका सिद्धि और एक का नाम था रिद्धि। तो इस प्रकार से, हाँ, अब यहाँ पर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, कैला का जो विवाह हुआ था, ठीक, कैला का जो विवाह हुआ वो सिद्धि से हुआ। कैला का विवाह किससे हुआ? सिद्धि से हुआ, ठीक। और घूमा का विवाह किससे हुआ? बुद्धि से हुआ। तो कैला और बैला दोनों को याद रखेंगे, कैला का विवाह सिद्धि से, घूमा का विवाह बुद्धि से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक। तो यहाँ पे कैला और बैला से 3 पुत्र हुए, 3 पुत्र हुए। कौन कौन से पुत्र हुए? तो यहाँ पर आप देखेंगे कौन कौन से पुत्र हुए। पहला हम लोग देखें तो पहला एक हुआ कोल, एक हुए कोरवा और एक हुआ है कोड़कू। तो ये 3 पुत्र हुए। ऐसा किंवदंती है भाई, किंवदंती है ना, मैं सिर्फ आपको रिलेट करने के लिए बता रहा हूं, किंवदंती है। कोरवा के भी यहाँ पर 2 पुत्र हुए, ठीक, एक 2 पुत्र हुए कोरवा के, यहाँ पर 2 पुत्र। अब यहाँ पर एक पुत्र पहाड़ी कोरवा कहलाया और दूसरा पुत्र दिहाड़ी कोरवा कहलाया। एक पुत्र कहलाया पहाड़ी कोरवा, एक पुत्र कहलाया दिहाड़ी कोरवा। अब इसको रिलेट करेंगे, कैसे करेंगे तो देखिए। कोरवा के जब 2 पुत्र हुए, यहां पर समझ लेना, काला बाला पर्वत, ठीक है, काला बाला पर्वत। अभी तक तो किंवदंतियों से प्रश्न नहीं पूछा गया है, लेकिन आगे कोई भरोसा नहीं है, तो इसको भी याद रखेंगे, जो मेन रिलेट करता है उसको। भगवान शंकर ने काला बाला पर्वत से 2 मिट्टी लेकर 2 मूर्तियां बनाई, एक काला पर्वत की मिट्टी से कैला, बाला पर्वत की मिट्टी से घुमा, और 2 अन्य मूर्तियां बनाई, एक सिद्धि और एक रिद्धि। कैला का विवाह सिद्धि के साथ, घुमा का विवाह रिद्धि के साथ। कैला और सिद्धि के 3 बेटे हुए, कोल, कोरवा, कोड़ाकू। कोरवा के 2 पुत्र पहाड़ी कोरवा, दिहाड़ी कोरवा। कोरवा के 2 पुत्रों में से एक पुत्र जो है वो पहाड़ में जाकर पहाड़ में जाकर जंगलों को काट कर खेती करके वहां पर रहकर अपना जीवन यापन करने लगा, वो पहाड़ी कोरवा कहलाए। और जो दिहाड़ी, अब ये दिहाड़ी लिखा है मित्रों कई जगह, आपको ये कई सारे देखिए स्पेलिंग में तो यहाँ कई जगह लिखा है दिहारी, और ये मेरे ख्याल से दिहारी सही है, या दिहाड़ी भी लिखा हुआ मिलेगा, तो दिहाड़ी सही है। अब इसको आप समझिए, डीह जो कहते हैं, डीह, ठीक है, वो कहते हैं स्थान को, क्या कहते हैं? स्थान को। जैसे कई सारे आपको गांव वगैरह में मिलेगा, सुरजी डी, अमली डी, सुने होंगे यहाँ का अमली डी। तो अमली जहाँ ज्यादा मिलता था वो वाला स्थान, ऐसा टाइप का स्थान को क्या कहते हैं? डीह कहते हैं। तो वैसे ही डिहारी कोरबा, तो डिहारी कोरबा डी एक गांव, स्थान, विशेष स्थान, जो समतल स्थान था, एक गांव था, वहां पर रहकर जो स्थायी कृषि करने लगे वे क्या कहलाए? डिहारी कोरवा। पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ पर पहाड़ी कोरवा और डिहारी कोरवा का जो वो कृषि से आप थोड़ा सा रिलेट करेंगे। पहाड़ी कोरवा पहाड़ में गई, ये पहाड़ में गई और पहाड़ में क्या करी? ये जंगल को काटी, यहाँ पर जंगल थे, जंगल को काटी और काट कर यहाँ पर इसको आग लगा दिया। आग लगा देंगे, आग लगा देंगे, तो लगा दो। आग लगा दिया, आग लगाकर वो क्षेत्र जो है वो क्या हो गया? समतल हो गया। और यहाँ पर जो कृषि किया गया वही पहाड़ी कोरवाओं की कृषि, जो पहले इससे मैंने बताया था, भगवान शंकर वाला जो है वो दहिया कृषि कहलाया। क्या कहलाया?
दहिया कृषि, ठीक है। और कोरवा जनजाति का अगर आपको पूछता है कोरवा जनजाति कौन सी कृषि करती है, तो इसका जो आप याद रखिएगा देवारी कृषि। कौन सी कृषि? देवारी कृषि। हालांकि ये दोनों एक ही है, दोनों एक ही है। ये समतल मैदान में किया जाने वाला, ये पहाड़ में कर रहे थे आग लगाकर इस प्रकार से, लेकिन ये देवारी कृषि भी स्थानांतरित कृषि है। वर्तमान में आप एक चीज ध्यान रखें, वर्तमान में कहीं पर भी स्थानांतरित कृषि नहीं हो रही है। ये प्राचीन समय में होता था एक जगह, आज एक जगह छोड़ के दूसरा जगह संभव है क्या? जमीन का रेट देखो दोस्तों, है ना, करोड़ रुपया एकड़ पहुंच गया है, तो 1 करोड़ रुपया एकड़ वाले छोड़ के फिर दूसरा करोड़ रुपया एकड़ नहीं, तो इसलिए पहले होता था। तो ये सभी जो है स्थानांतरित कृषि था। अभी हाल ही में धीरे धीरे ये स्थायी कृषि करना प्रारंभ कर दिए हैं, तो इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम मानते हैं कि पहाड़ी कोरवा की उत्पत्ति हुई। कोरवा जनजाति मुख्य थी। कोरवा जनजाति के 2 भाग हुए, या उसको 2 रूपों में मिलते हैं। एक जो भाग है वो पहाड़ों में जाकर रहने लगी, पहाड़ों में जाकर अपना जीवन यापन करने लगी, खेती करने लगी, ठीक है, उसे पहाड़ी कोरवा। और एक जो गांव में समतल मैदान में स्थायी कृषि कर कर रहने लगी, वो जो है वो क्या कहलाने लगी? वो कहलाने लगी आपकी दिहाड़ी कोरवा। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे हम इस पर चर्चा करेंगे। पहाड़ी कोरवा मेन है, पहाड़ी कोरवा, तो पहाड़ी कोरवा से अब ध्यान रखेंगे, ठीक है। मैंने बताया उत्पत्ति, उत्पत्ति के बाद जो हम देखेंगे वो देखेंगे निवास। क्या देखेंगे हम? निवास। इनका निवास कहाँ पर है, ठीक। तो निवास के लिए मैं एक मैप यहाँ पर और बना लेता हूँ, देखिए छोटा सा, ताकि आप लोगों को ये अच्छे से क्लियर हो जाए। 2 मिनट लगेगा, बस आप मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। तो ये है हमारा बलौदा बाजार। अब यहाँ से एक मुंगेली के लिए, एक गौरल पेंड्रा मरवाही, एक बिलासपुर के लिए, तो ये हो गया गौरेला पेंड्रा मरवाही, ये हो गया कोरबा, ये हो गया सारंगढ़, और ये हो गया शक्ति। अब एग्जैक्ट बना, तो यहाँ पर से ये हो गया हमारा बिलासपुर, सॉरी बलरामपुर, सरगुजा और जसपुर। तो ये ओवरऑल मैप है आपको दिखाने के लिए कि कहाँ पर इसका निवास स्थान पाया जाता है। तो देखेंगे अब ये मिलते कहाँ पे हैं, मिलते कहाँ पे हैं। तो अब देखिएगा, ये मुख्यतः जो है वो जसपुर, ये है हमारा जशपुर, ठीक है, ये है हमारा सरगुजा, ये है हमारा बलरामपुर, और ये कोरबा में भी मिलते हैं, ठीक है। तो ये 4 जगह आप याद रखें, विशेषकर जसपुर और सरगुजा वाला क्षेत्र, विशेषकर जसपुर और सरगुजा वाले क्षेत्र में इसका सकेंद्रण है, निवास है किसका? पहाड़ी कोरवा जनजाति का, और ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। तो इसका निवास सकेंद्रण पूछे, मेनली जसपुर सरगुजा, और थोड़ा थोड़ा जो है बलरामपुर और कोरबा वाले क्षेत्रों में भी इनका निवास स्थान पाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। ये तो हो गया निवास। निवास में आप सबसे पहले याद रखेंगे जशपुर, दूसरा आप याद रखेंगे सरगुजा, तीसरा आप याद रखेंगे कोरबा, चौथा आप याद रखेंगे बलरामपुर, ठीक है। तो ये 4 जगह आपको ध्यान रखने हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम इसके, मैंने कहा कुछ पॉइंट आउट हम करके इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि पॉइंट आउट करने से चीज़ें हमको ज़्यादा अच्छे से और विशेष रूप से जो है वो चीज़ें समझ में आने लग जाती है, ठीक है। तो इसको पॉइंट आउट करके चलेंगे। देखिए आपको सारा चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर होते जाएगा। पहला बात करें रहन सहन, रहन सहन इनका कैसा है, कैसे रहते हैं, क्या स्थिति है। तो इस रहन सहन में आपको 3 बातें विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। क्या? पहली बात तो ये कि ये जनजाति जो है वो पेड़ों पर मचान बनाकर रहती है, पेड़ों पर मचान बनाकर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए,
पहाड़ी वाला क्षेत्र था मित्रों, है ना, ये पहाड़ी वाले क्षेत्र हैं। यहाँ पर बहुत सारे जंगली जीव जंतु नीचे हैं। अब वो नीचे अगर रहेंगे तो उनको उन जंगली जो जीव जंतु हैं उनसे खतरा रहेगा, है ना। तो ये पहाड़ों के ऊपर जो पेड़ लगे रहते थे बड़े बड़े, इस पर जो शाखाएं रहती थी, इस पर मचान बनाकर जो है वो रहते थे पहले। अभी सबके पास मकान दे दिया गया है, मतलब ऐसे एक आध दो बस देखने को मिल जाएगा, लेकिन ये अब नहीं मिलेगा, ठीक है। आपने वो देखा ना, बेयर ग्रिल्स मैन वर्सेस वाइल्ड, है ना, तो वहां पर वो जाता है तो वैसी मचान बनाता है, ऊपर में रहता है जीव जंतु से बचने के लिए। तो ऐसे ही इन लोग भी रहते थे, इस बात को याद रखेंगे। कहाँ? ये ऊपर में, पहाड़ों के ऊपर में मचान बनाकर, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट आप इससे याद रखिएगा। दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, ये अपने जो शिशु हैं, है ना, जो बच्चे हैं, तो वो उन बच्चों का जैसे ही 5 वर्ष की आयु की हो जाती थी, 5 वर्ष की आयु होने पर आग से, ठीक है, आग से क्या करते थे, दाग कर, मैं बता रहा हूं, दाग कर 10 से 16 निशान बनाते थे। 10 से 16 निशान बनाते थे, निशान बनाते थे, ठीक है। 10 से 16 निशान बनाते थे। और ये निशान को इन लोग क्या कहते थे, दरहा। क्या कहा जाता था, वेरी इंपॉर्टेंट है, दरहा कहा जाता था। मतलब उस बच्चे की आयु अगर 5 वर्ष की हो गई है, लड़का नॉट लड़की, लड़के की आयु यदि 5 वर्ष हो गई है, तो एक प्रकार से उसमें ठप्पा लगाया जाता था, समझ लीजिए। क्या करते थे, आग से दागते थे, आग जलाकर दोस्तों उसके हाथ में दागते थे। पहले रोगों का इलाज भी ऐसे ही होता था। सोचिए क्या बीतती होगी। आज तो छोटा सा अगरबत्ती अगर जल जाता है तो हमारी जो अंतरात्मा है सब याद आ जाती है ना। तो उस समय बच्चे को दागा जाता था, 5 वर्ष के बच्चे को, बहुत बुरी स्थिति। तो आग से दागकर 10 से 16 निशान बनाए जाते थे, ठीक है। मतलब आप समझ लीजिए, उनको क्या कहते थे हम, दरहा। क्या कहते थे, दरहा, ठीक है। आजकल नहीं हो रहा होगा तो ज़्यादा अच्छा है, वर्तमान की स्थिति मुझे नहीं पता है, ठीक। तो यार ये जलाना जुलाना ये थोड़ा सा कष्टदायी वाला स्थिति है, ठीक। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इनका अपना कल्चर है। नेक्स्ट आप तीसरा पॉइंट याद रखेंगे क्या, कि ये जो है वो हाड़िया चावल से बनी शराब का सेवन करते हैं। हाड़िया चावल से बनी शराब, ठीक है। हाड़िया चावल, चावल को सड़ाकर अंडी में जो शराब बनाया जाता है उसको हाड़िया चावल से बनी शराब बोला जाता है, ठीक है। तो हाड़िया चावल से बनी शराब का ये क्या करते हैं, सेवन करते हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक। देखिए तो ये 3 पॉइंट, रहन सहन से 3 पॉइंट, पेड़ों में मचान बनाकर रहते हैं, मेरे साथ दोहराइए, पेड़ों में मचान बनाकर रहते हैं। दूसरा 5 वर्ष, आग 5 वर्ष की आयु होने पर उसके बच्चे की, लड़के की आग से दागकर 10 से 16 निशान बनाए जाते हैं, जिसे दरहा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दरहा कहा जाता है, ठप्पा लगाया जाता है, सील, ठीक। इसके अलावा तीसरा पॉइंट, हाड़िया चावल से बनी शराब का ये सेवन करते हैं। तो ये रहन सहन से आप जो है वो 3 चीजें याद रखिएगा। अब आगे हम बात करेंगे रहन सहन के बाद इनका आर्थिक जीवन, जो बुक में दिया हुआ है उसी प्रकार ही आप चलिए, ठीक है। तो आपको मैं पूरा कौन कौन सा पॉइंट लेना है ये सारी चीजें मैं क्लियर कर देता हूं। तो आर्थिक जीवन, अब आर्थिक जीवन में क्या क्या याद रखनी है। तो पहला, आर्थिक जीवन के पॉइंट में ये याद रखना है कि सभी जनजातियां जो है वो शिकार करती हैं, शिकार, वनोपज संग्रहण और कंदमूल फल इकट्ठा करके जो है वो अपना भोजन, कंद फल वगैरह इकट्ठा करके अपना भोजन करती हैं। तो ये तो सभी जनजातियां करती हैं, लेकिन इसमें आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे क्या, ये तीर धनुष चलाने में एक्सपर्ट हैं। शिकार करने के लिए जो पॉइंट है उसको आप ध्यान में रखिए, तीर धनुष चलाने में क्या है, एक्सपर्ट हैं। और ये शिकार पर जो है दोस्तों जाते हैं ना, तो जाते हैं तो एक विशेष प्रकार की कहानी
कहते हैं, ठीक है, कहानी कहते हैं, जिससे इनको ये लगता है कि इनका जो है वो शिकार मिल ही जाएगा। ये इनका एक अजीब जो है वो प्रथा है, समझ लीजिए। तो कहानी कहकर जाते हैं तो इनको लगता है कि इनका शिकार मिलेगा ही, और यदि शिकार नहीं मिलता था तो पहले ये लोग चोरी और डकैती करते थे और ये लोगों की हत्या भी कर देते थे, ठीक है। चोरी डकैती करके लोगों की क्या कर देते थे, हत्या भी कर देते थे। लेकिन अभी वो हत्या नहीं कर पाएंगे, आप जानते हैं बहुत सारा सिस्टम जो है वो आ गया है। तो ये इस प्रकार से शिकार वनोपज संग्रहण इनका मूल था। लेकिन इसके अलावा ये कृषि, दूसरा पॉइंट इसी में ही याद रखेंगे, ये कृषि भी करने लग गए हैं, ठीक है। और कृषि में यदि पूछे तो दहिया कृषि याद रखिएगा, पहाड़ी कोरवा जनजाति का। और अगर आपको पूछे कोरवा जनजाति का तो आप याद रखेंगे देवारी कृषि। तो ये दोनों कृषि जो है वो आप याद रखिएगा, ठीक है। और दोनों स्थानांतरित कृषि है। दहिया कृषि में समझा चुका हूं, आग लगाकर जंगल में क्षेत्र को खेती के स्वरूप बनाया जाता था और उसमें जो है वो कृषि जो है वो की जाती थी, ठीक है। और वैसे ही देवारी कृषि, लेकिन अब जो है वो स्थानांतरित कृषि करने लग गए हैं। तो इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, ठीक है। और मैंने बताया पहले जब शिकार नहीं मिलता था तो वो क्या करते थे दोस्तों, वो शिकार नहीं मिलने पर डकैती करते थे, चोरी करते थे, और इसको वो अच्छा मानते थे। सबसे बड़ी बात तो यही है कि इसको जो है वो अच्छा मानते थे, जो एक गलत चीज थी। तो इसके आर्थिक जीवन में दो ही चीज, मतलब आर्थिक जीवन अर्थ कैसे चलता है इनका, इसी को ही हमको ध्यान में रखना है। तो आर्थिक जीवन मेरे ख्याल से आप लोगों का क्लियर है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम, आर्थिक जीवन हो गया, सामाजिक जीवन। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे सामाजिक जीवन पर। पहाड़ी कोरवा जनजाति, ये कलर दिख नहीं रहा है क्या, नेक्स्ट कलर ले लो, अच्छा वाला ले लेते हैं भाई, तो ले लो इसको, चलो येलो ही ले लो। सामाजिक जीवन, सामाजिक जीवन देखिए, सामाजिक जीवन में आपको तीन चार चीजें ध्यान रखनी है। क्या क्या ध्यान रखनी है, एक तो होगा जन्म संस्कार से संबंधित कुछ है क्या, दूसरा मृतक संस्कार से संबंधित कुछ है क्या, तीसरा युवा गृह कुछ है क्या, ठीक है, जैसे गोटुल वगैरह होता है। इस प्रकार से चीजें जो है वो सामाजिक जीवन के अंतर्गत आएंगी। और चौथा एक और लिख लीजिएगा, जाति पंचायत, जाति पंचायत पाई जाती है क्या। तो ये चार चीजें हर हम उसमें देखेंगे जनजातियों में, ठीक है। तो सामाजिक जीवन में मैं कुछ चीज बता देता हूं, जैसे पहाड़ी कोरवा जनजाति का एक अजीब था, ये बच्चों का रोना जो है वो अपशगुन मानते थे, ठीक है। अपशगुन मानते थे यहां तक तो ठीक है, अगर किसी काम के वक्त रोते हुए पा लिए जाते थे तो उनको मार देते थे, चाहे अपना ही बच्चा क्यों ना हो। तब क्या, हाँ सही है जो आप सुन रहे हैं, अगर काम के वक्त रोते हुए दिख गए तो मार देते थे, इतना खतरनाक। चलो कोई बात नहीं, तो ये इनका ट्रेडिशन है, अब कल्चर है, हम उसमें कोई इधर उधर वाली बात ही नहीं है, ठीक है। चलिए सामाजिक जीवन में मैंने बताया दो तीन चीज़ों पर आपको फोकस करना है। यहाँ जन्म जो है, जन्म वगैरह जो संस्कार वगैरह है सब कई जगह सुन्नी दाई कोई भी करवाता है, इसमें से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। यहाँ जन्म स्थान के लिए एक झोपड़ी बनाई जाती है, एक कमरा बनाया जाता है, ठीक है। और उस कमरे को क्या कहते हैं, कुंबा, कमरे को क्या कहा जाता है, कुंबा कहा जाता है। प्रसव के लिए विशेष प्रकार का कमरा बनाया जाता है जिसे क्या कहा जाता है, कुंबा कहा जाता है, ठीक है। एक चीज तो ये याद रखिएगा। दूसरा याद रखेंगे मृतक संस्कार, मृतक संस्कार, मृतक संस्कार में यदि हम देखें तो मृतक संस्कार में शवों को क्या करते हैं, ये दफनाते हैं। सबसे पहले क्या याद रखना है, शवों को दफनाते हैं। दूसरा क्या याद रखना है, ये जो है वो मृतक संस्कार को नवाधानी कहते हैं। नवाधानी मतलब एक शरीर जो है वो पुराने शरीर को छोड़कर नया वस्त्र धारण कर लिया है, उसी को नवाधानी कहा जाता है, ठीक है। और ये जो है दस गात्र के समय दोस्तों जो भोजन कराया जाता है
उसको कुमारी भात कहते हैं। ठीक है, दशगात्र के समय जो भोजन करते हैं उसको कुमारी भात कहा जाता है। तो नवाधानी कुमारी भात, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, मृतक संस्कार को नवाधानी नया वस्त्र धारण किया जाता है, और दशगात्र के दिन जो वो करवाया जाता है क्रियाकर्म, ठीक है, उसको कुमारी भात परंपरा कहते हैं। उस दिन जो भोजन वगैरह होता है, क्रियाकर्म जो होता है, उसको कुमारी भात कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा मृतक संस्कार में आपको और क्या याद रखना है, तो एक और याद रखना है क्या कि जिस जिस झोपड़ी में मृत्यु हुई है उसे नष्ट कर देते हैं, उसे नष्ट कर नया झोपड़ी बनाते हैं, नया झोपड़ी बनाते हैं। ठीक है, तो जिस झोपड़ी में किसी की मृत्यु हो जाती है उसे नष्ट कर देते हैं, और उसे नष्ट करने के बाद जो है वो नया झोपड़ी बनाया जाता है। तो इनके मृतक संस्कार को विशेष रूप से याद रखिएगा दोस्तों, बहुत सारी चीजें इसमें जानने की है। क्या 10 दिन तक शोक चलता है, शवों को दफनाते हैं। ठीक है, मृतक संस्कार को नवाधानी कहा जाता है, और इसमें जो क्रियाकर्म होता है वो कुमारी भात की परंपरा है। क्या? कुमारी भात की परंपरा। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। क्लियर है? आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा होगा तो फिर गड़बड़ है, समझ में आना चाहिए। ठीक है, इतना डिटेल के साथ जो समझाया जा रहा है इसीलिए समझाया जा रहा है ताकि आपके दिमाग में जाए, और इसमें समझ नहीं आ रहा है तो फिर आपको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। फिर जाके गोबर कचरा 5 रुपये किलो 10 रुपये हो गए, ठीक, वो बने बिजनेस है। चलो नेक्स्ट हम बात करें, मृतक संस्कार हो गया। तीसरा जो मैं इसमें बात बता रहा था वो बता रहा था जाति पंचायत। अब जाति पंचायत और युवा गृह, तो यहाँ पर जाति पंचायत पाई जाती है क्या? बिल्कुल पाई जाती है। ठीक है, और इसमें जो जाति पंचायत पाई जाती है उसको मयारी कहते हैं। क्या कहते हैं? मयारी जाति पंचायत जो पाई जाती है इसमें। और जाति पंचायत का क्या कार्य है? विवाह संबंधित जो झगड़े हैं, अनैतिक संबंध बनाने वाले जो जोड़े हैं, उसका जो झगड़ा है या कोई विवाद है, सामाजिक विवाद है, उस पर जो है वो क्या होता है, निर्णय वहां पर किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप याद रखिएगा जाति पंचायत को मयारी, और जाति पंचायत के मुखिया को यहाँ पर याद रखिएगा, मुखिया को क्या कहा जाता है? मुशीचा कहा जाता है। क्या? मुशीचा। अब ये बुक में दिया हुआ है मित्रों, मुशीचा। अब ये मुशीचा क्या मुखिया का प्रिंटिंग मिस्टेक है? हो सकता है, मुखिया लिखते हुए मुशीचा लिख दिया, ये भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जो प्रिंटिंग कर रहा होगा उसको ये नहीं पता होगा कि मुखिया लिखना था, लेकिन आप इसको एज इट इज भी याद रखिए। अगर प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है, मुशीचा कहा ही जाता है, तो आप इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, तो जाति पंचायत को मयारी और जाति पंचायत के मुखिया को मुशीचा कहा जाता है। आप सामाजिक जीवन में ये सारी बातों को याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, तो हम लोगों ने रहन सहन देखा, सामाजिक जीवन देखा, अब वैवाहिक जीवन देखते हैं। ठीक है, इसमें विवाह की पद्धतियां, विवाह पद्धति। ठीक, तो इसमें बता दूं एक बहुत अजीब परंपरा नहीं है, सभी जनजातियों में जैसी परंपरा है वैसी यहाँ भी है। यहाँ पर जो विवाह होता है, यहाँ पर जो विवाह होता है उसमें लड़की लड़के स्वयं अपना विवाह कर लेते हैं। माता पिता के परमिशन की आवश्यकता नहीं होती है, स्वयं ये मोला पसंद में तोला पसंद, लड़का लड़की राजी, क्या करेगा काजी। ठीक, तो यहाँ पर दोनों अगर पसंद है तो दोनों क्या कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं। और यहाँ पर ज़्यादा दहेज भी देना नहीं पड़ता है, और क्या कि दोनों का जो परिवार है वो इनकी शादी को स्वीकृति दे ही देता है। ठीक है, तो इसमें कुछ ज़्यादा टेंशन वाला काम नहीं होता है परिवार वालों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो वधु धन दिया जाता है उसको सूक भरना बोलते हैं। वधु धन जो दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं? सूक भरना, वधु धन।
वो क्या बोला जाता है, शूक भरना। मतलब लड़की वाले को, मैंने कल भी बताया था, जो बैगा जनजाति हम लोगों ने पढ़ा था उसमें, कि यहाँ पर जनजातियों में ऐसा माना जाता है कि एक घर में जो लड़की है, वो लड़की वाले जो हैं लड़की को घर का एक सदस्य, एक मेहनत करने वाला सदस्य मानते हैं। और लड़का जब उसके घर जाता है और शादी करके लड़की को ले जाता है, तब ऐसा माना जाता है कि उसके घर में एक काम करने वाला कम हो गया। इसी एवज में लड़का जो है कुछ रुपए पैसे, हल्दी चावल धान फल सब्जी जो है वो देता है लड़की वाले के घर में, जिसको अलग अलग जनजाति में अलग अलग नाम से जानते हैं। अब बैगा जनजाति में खर्ची, और यहाँ पर हम लोगों ने देखा शूक भरना, कई जगह वधु धन, कई जगह पारिंग धन। इस प्रकार से नाम को आप याद रखेंगे। तो विवाह पद्धति वधु धन को यहाँ पर क्या कहते हैं, शूक भरना कहते हैं। इसको याद आप रखिएगा, ठीक है। और विवाह पद्धति में देखें तो पहाड़ी कोरवा जनजाति में कौन कौन सा विवाह होता है। तो पहाड़ी कोरवा जनजाति में कौन कौन सा विवाह होता है, तो एक विवाह आप याद रखेंगे, एक विवाह होता है विनिमय विवाह, विनिमय विवाह, ठीक है। अब पहाड़ी कोरवा है तो वह से आप लगा लीजिएगा क्या, विनिमय विवाह। विनिमय विवाह को ही क्या कहते हैं, गुरावट विवाह। अब इसको हम लोग कल की क्लास में समझ चुके हैं, ठीक है। विनिमय विवाह मतलब गुरावट विवाह। एक घर में एक लड़की है और लड़का है, दूसरे घर में एक लड़की और लड़का है। तो इसके भाई एक घर में कल मैं डायग्राम बना के आपको स्पष्ट रूप से समझाया था और आपने समझ भी लिया था। यहाँ पर मेल है, यहाँ पर फीमेल है, यहाँ पर फीमेल है, यहाँ पर मेल है। तो इस मेल का विवाह या इस घर के फीमेल से और इस मेल का विवाह इस घर के फीमेल से कर दिया जाता है। इसे ही गुरावट विवाह बोलते हैं, ठीक है। तो विनिमय विवाह यहाँ पहाड़ी कोरवा के व से आप रिलेट करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर अंतिम में लिखा हुआ है वट, वट का वृक्ष, ठीक है। वट का वृक्ष क्या होता है, बहुत लंबा होता है। वट का वृक्ष क्या होता है, बहुत लंबा होता है। और यहीं से आप याद रखेंगे दूसरा जो इनका विवाह है वो है लंबा विवाह। कौन सा चलता है सबसे ज्यादा, 7 साल तक, लमसेना विवाह। और लमसेना विवाह को ही क्या कहते हैं हम, सेवा विवाह। तो ये लमसेना विवाह सेवा विवाह क्या है, ये भी हम लोगों ने बैगा जनजाति में डिटेल चर्चा की थी। अगर लड़का जो है वो लड़की को खर्ची वधु धन देने में सक्षम नहीं है, गरीब है, तो लड़का क्या करेगा, अपने पिताजी से परमिशन लेके लड़की वाले के घर चल देगा और वहां पर सेवा करेगा। वहां पर सेवा करेगा मतलब खेत खार जो भी उसको कार्य दिया जाएगा उन कार्यों को वो संपन्न करेगा। और 3 साल तक अगर उसको मना करना है उसके पिताजी को तो मना कर देगा, और मना नहीं करना है तो फिर वो क्या कर देगा, शादी करवा देगा। मैक्सिमम 7 साल तक वो सेवा करवा सकता है। लड़की के घर में वो दोनों जो हैं जिस दिन से जाता है वो पति पत्नी की तरह ही रहने लगते हैं। और जो आगे उनके बच्चे होने के बाद भी इनकी शादी होती है, ये बहुत डिटेल में हम लोगों ने कवर कर लिया है बैगा जनजाति में। अगर नहीं देखा है तो आप जाके देख लीजिए। लमसेना विवाह, तीसरा विवाह आप याद रखेंगे, तीसरा विवाह आप याद रखेंगे कि पहाड़ों में क्या होते हैं दोस्तों, बहुत ज्यादा उड़ते हैं। लव बर्ड, लव बर्ड पक्षी क्या करते हैं, पहाड़ी कोरवा जनजाति के लोग में पक्षियां जो है वो पहाड़ों में उड़ते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, उड़ते हैं से उड़हरिया विवाह। देखिए ये सब चीजें ये जो बताई जा रही है सिर्फ इसलिए बताई जा रही है ताकि आप लोगों को याद रहे। अब ये उड़हरिया विवाह जो होता है वो सहपलायन विवाह ही है, लेकिन उड़हरिया विवाह कई जगह कई रूपों में प्रचलित है दोस्तों। यहाँ पर शादीशुदा जोड़े जिसकी शादी हो गई है वो भी भाग सकते हैं, उसको भी उड़हरिया कहा जाता है। जिसकी शादी नहीं हुई है वो भी भाग सकते हैं, उसको भी उड़हरिया कहा जाता है। तो अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार का उड़हरिया प्रचलित है, ठीक है। तो यहाँ पर उड़हरिया मतलब लड़के शादीशुदा लड़के का बिना शादीशुदा लड़के के साथ, और ये मतलब जिस लड़के की शादी हुई है वो कुंवारी लड़की के साथ, जिस लड़की की शादी हुई है वो कुंवारे लड़के के साथ, या दोनों लड़के की शादी, दोनों लड़के और लड़की शादीशुदा हैं दोनों एक साथ, या दोनों अविवाहित हैं तो दोनों एक साथ। तो इस प्रकार जो भागना है वो क्या कहलाता है, उड़हरिया विवाह।
अब मैंने कहा कि आपके कल्चर में ये इनमें से एक रूप चलता होगा, लेकिन ये अलग अलग कल्चर में अलग अलग रूप में चलता है और उसको अलग अलग नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक, और इसके अलावा उड़हरिया होके वह भाग कर चली गई, इसके मतलब उसके यहाँ पैठू विवाह, पैठू विवाह। ठीक है, और ये पैठू विवाह ही जो है वो हठ विवाह है। पैठुल विवाह, हठ विवाह, घरगुस्सी विवाह, कई सारे नाम से इसको जानते हैं। पैठुल विवाह, जबरदस्ती विवाह। ठीक, तो ये सेम पैठुल विवाह के संबंध में भी हम लोगों ने चर्चा किया था। हठ विवाह, लड़की हट करती है, मैं शादी करूं, फलाना सन करूं, नित नहीं करूं, लड़का घर में चल देते है ना, तो वो एकरे सन करूं, मुरमाया लगे है, नित नहीं करूं, फांसी लगा लूं, जाग झपा जाऊं ट्रक व्रक में। ठीक, तो ये विवाह आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इसमें विधवा पुनर्विवाह भी प्रचलित है, विधवा पुनर्विवाह भी इसमें प्रचलित है, इसको ध्यान रखेंगे। देवर भाभी विवाह भी प्रचलित है, विधवा पुनर्विवाह भी प्रचलित है। ठीक, तो ये है इसकी विवाह पद्धति और विवाह संस्कार, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये हो गया हमारा विवाह पद्धति। अब देखेंगे धार्मिक व सांस्कृतिक जीवन। धार्मिक व सांस्कृतिक जीवन। धार्मिक व सांस्कृतिक जीवन, धार्मिक में धर्म से संबंधित, संस्कृति उसकी कैसे जीते हैं, कैसे क्या करते हैं, पर्व त्योहार हैं और गीत संगीत हैं, उनकी क्या है, वो सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। तो धर्म में बात करें इसके मंदिर मस्जिद में, तो पहला पॉइंट आप देखिएगा, ये जो है वो ठाकुर देव की पूजा करते हैं। देवी देवता में ध्यान रखेंगे, किसकी? ठाकुर देव की। ठाकुर देवता के अलावा ये कुड़िया रानी की भी पूजा करते हैं, कुड़िया रानी। कुड़िया रानी के अलावा दूल्हा देव की भी पूजा करते हैं, दूल्हा देव। दूल्हा देव के अलावा शीतला माता, शीतला माता। शीतला माता के अलावा सदवहिनी दाई, सदवहिनी माँ की भी पूजा करते हैं। ठीक है, तो ये ठाकुर देवता, खोड़िया रानी, शीतला माता, सदवहिनिया दाई, दूल्हा देव आदि की पूजा करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो है दोस्तों ये खोड़िया रानी की पूजा, खोड़िया रानी को मानते हैं। ठीक है, और यदि आप जसपुर में देखेंगे तो पहाड़ों के बीच में, पहाड़ों को एक काट कर दोस्तों खोड़िया रानी का जो है मंदिर वहां पर बनाया गया है, खोड़िया रानी की मूर्ति स्थापित की गई है। और प्राचीन काल में जहां पर संसाधनें कम थी और ऐसा संसाधन ना होते हुए भी ऐसे क्रिटिकल, मतलब जहां पर पहुंचना मुश्किल था, ऐसे जगह में इस प्रकार से मंदिर का निर्माण करना ये अपने आप में अद्भुत है, और आप जाकर इसका आनंद लीजिए। ठीक है, जसपुर जिला में ये चीजें हैं, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। खोड़िया रानी इनकी मेन देवी है। ठीक है, अब इसके अलावा खुड़िया रानी के, हाँ, खुड़िया रानी की ये पूजा करते हैं। इसके अलावा ये प्रकृति की भी पूजा करते हैं। ठीक है, प्रकृति की, वैसे लगभग सभी जनजातियां प्रकृति की लगभग प्रकृति की पूजा करती हैं मित्रों, इसमें कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम बात करें इसके त्योहार की। धार्मिक एवं संस्कृति में इनके पर्व या त्योहार कह लीजिए, उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर त्योहार देखिए, 3 त्योहार विशेष रूप से फेमस है। एक होता है पूस में, एक पूस में होता है देवथान, पूस में होता है देवथान। अब ये देवथान क्या है दोस्तों? पूस। अब ये 12 जो हिंदी महीनों के नाम से, अच्छा एक चीज और आप याद रखिएगा, क्या कि आप जो है वो महीने के नाम जो त्योहार हैं या पर्व हैं उसको हिंदी की दृष्टि से याद रखिए, हिंदी महीनों के नाम से याद रखिए, क्योंकि ये जनवरी में कौन सा मनाया नहीं आएगा, ये हिंदी महीने के हिसाब से आता है, तिथि के हिसाब से आता है। तो यहाँ पर चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुंवार, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फागुन, ये आपको याद होना चाहिए। तो पूस में जो है वो कौन सा मनाया जाता है?
देवथान मनाया जाता है। देवथान में क्या करते हैं, ये इनके सभी देवी देवताओं की क्या करते हैं, पूजा अर्चना की जाती है, बलि दी जाती है। सभी देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं एवं बलि देते हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि इनके जो पूजा अर्चना और बलि, बलि कितना दिया जाता होगा, एक भैंसा काटे बाहुबली में, ए माहेशमती हाड़ काट दिए बेचारा भैंसा को। यहाँ पर 30 भैंसे और 30 बकरी का बलि दी जाती थी। कितना, 30, मतलब 30 टन भैंसा जीव काटना जी। तो आत्मा नहीं खुलत हो यहूद काकरो दाई दादा भाई बहनी हो ही है ना, माया तो सब अपन अपन जीव लगेगा, है ना, सबे जीव पर माया होना चाहिए। तो 30-30 टन भैंसा काट दे, 30-30 टन बकरी काट दे। लेकिन अब ये प्रचलन हट गया है, जानते ही हैं, सरकार थोड़ा सा जागृत हो गई है, तो सभी लोगों को इस पे सख्त निर्देश दिए गए हैं। तो अब मुर्गा क्या काटा जाता है, मुर्गा काटा जाता है, ठीक है, बलि के नाम पर। सभी देवी देवताओं की पूजा की जाती है उसमें, ठीक है, इसी देवथान के रूप में मनाते हैं। दूसरा इन लोग मनाते हैं दोस्तों, उसमें ये हो गया। उसके बाद नवाखाई, कुंवार में, अब इसको छत्तीसगढ़ी में कुंवार बोलते हैं हम लोग, है ना, कुंवार। कुंवार में क्या, नवाखाई। अब ये नवाखाई जो पर्व है वो लगभग सभी लोग मनाते हैं। नवाखाई, नवाखाई मतलब दोस्तों देखिए, ये अलग अलग जगह में अलग अलग रूप में चलता है। अधिकतर जगह होता है जब नई फसल आती है तब जो मनाते हैं नवाखाई, लेकिन कई जगह आम में जब नया मोर लगता है, मोर जब आता है उस समय भी नवाखाई कई लोग मनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो नया चावल आया है, नया धान की फसल हुई, नई फसल हुई, उस फसल को सब लोग मिलकर पकाएंगे। पकाने के बाद अपने कुल देवी देवता को, जितने भी देवी देवता को वो जो है वो भोग लगाएंगे। भोग लगाने के बाद सब लोग मिलकर उसको खाएंगे, और खासकर इस जनजाति में शराब का सेवन करेंगे। हाड़िया चावल से बनी शराब मैंने पहले ही बताया था, ठीक है, इनके कल्चर में है। तो अब इसका मतलब ये नहीं हाड़िया चावल से शराब का सेवन करते हैं और कुछ का करेंगे नहीं, तो भैया ये जो मिलेगा उसका भी करेंगे, लेकिन मेनली तो हाड़िया चावल से बनी शराब का सेवन करेंगे, नए अन्न को खाएंगे, और इस प्रकार से रात भर नाचते गाते हुए नवाखाई पर्व मनाएंगे, ठीक है। और तीसरा जो है वो चैत्र में होली, ठीक है। अब चैत्र में होली का मुझे जो है वो कॉम्बिनेशन समझ नहीं आया, या प्रिंटिंग मिस्टेक है या क्या है। चैत्र में होली, फागुन में होली समझ में आते, चैत्र में खैर एकर मन के और कुछ हो ही, माटी वाटी जन होली खेलते, चैत में जिन पर्व मनाए जाते, बीज बोहनी पर्व, शायद ओखरे होली कहात हो ही, लेकिन वो कृषि संबंधित पर्व है। अच्छा, इसका कृषि संबंधित पर्व भी आपको याद रखना है, कृषि से संबंधित, कृषि से संबंधित पर्व। पहला पर्व कौन है कृषि से संबंधित, इसका बीज बोहनी पर्व। क्या, बीज बोहनी। अब ये बीज बोहनी पर्व मतलब दोस्तों ये कृषि से जुड़ा हुआ है, वैसे पर्व वाले सेक्शन में हम और देखेंगे। और एक मनाया जाता है कोरा और धेरसा, कोरा और धेरसा, धेरसा। तो ये मुख्य रूप से आप क्या याद रखेंगे, इनके जो है वो धार्मिक और जो क्या बोले सांस्कृतिक जीवन के संबंध में हमने देखा कि कौन कौन सा जो है वो पर्व और त्यौहार मनाए जा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, जैसे इनकी जो बोली है, विशेष रूप से दोस्तों बोली है, ये पुस्तक में आपका दिया गया है कोरवा, आगे स्लाइड में मैं लिख देता हूँ, कोरवा बोली कई जगह आपको मिलेगा। इनके जो है वो अपने के लिए बोली का जो प्रयोग करते हैं वो कोरवा बोली, ठीक है। और कई जगह दिया गया है ये कोरवी बोली, क्या दिया गया है, कोरवी बोली। कई जगह आपको मिलेगा सिंगरी या सिंगिल, सिंगली या सिंगिर बोली, कई जगह कोरबोर बोली। तो ये सारा चीज आप याद रखेंगे, ठीक है। ये सभी किससे संबंधित है, पहाड़ी कोरवा जनजाति से संबंधित है, ठीक है। इसके अलावा ये जनजाति जो है वो पहाड़ी कोरवा जनजाति
भूत प्रेत जादू टोना टोटका में विश्वास रखती है, और ये सब काम करने वाले को, भूत प्रेत तंत्र मंत्र झाड़ू करने वाले को, झाड़ फूक करने वाले को ये दीवार बैगा कहते हैं। क्या कहते हैं? दीवार बैगा, दीवार बैगा कहा जाता है। ठीक है, तंत्र मंत्र झाड़ फूक जादू टोना करने वाले को। ठीक, इसके अलावा इसमें संस्कृति में और क्या याद रखेंगे? तो हम लोगों ने त्यौहार देखा, लेकिन हम लोगों ने नृत्य और गीत नहीं देखा है। ठीक, तो नृत्य इसमें कर्मा नृत्य, इनके प्रमुख नृत्य याद रखेंगे। नृत्य, प्रमुख नृत्य में कर्मा नृत्य, बिहाव, परघनी और फाग। कर्मा, बिहाव, परघनी और फाग। कर्मा आप जानते हैं, कर्मम सेनी देवता को प्रसन्न करने के लिए हास परिहास में श्रृंगार परक गीत है ये। ठीक है, हास परिहास में खेतों में, खेत बुआई के समय से लेकर चलता है धान कटाई के समय तक। ठीक है, ये नृत्य किया जाता है। ठीक, बिहाव नृत्य, और बिहाव काखरगन्नी हो दोस्त, काखरगन्नी हो बिहाव सब बेघर होते तुहरो मन के हो ही, और हो गए हुई ते मन तो अटेंड करते हो। तो बिहाव के समय जब शादी, और हमारे कल्चर में है शादी लगने से लेकर अब वो बच्चे होने तक फिर वो चलते ही रहता है। फिर बच्चे की शादी मतलब इतना नेंग नांगर होगा, लगन धराना, फिर सगाई करना, बारात, फिर ये वो चलते रहता है, वो बहुत ज़्यादा। तो जितना वो है विवाह के समय गाया किया जाने वाला नृत्य है, गीत है, वो सभी बिहाव गीत या बिहाव नृत्य में आ जाता है। परघनी भी उसी में आता है, परघनी के समय। अब परघनी का यहाँ पर अलग अलग कल्चर है। देखिए, हम लोग सिर्फ बोलते हैं कि बारात ही परघाना, ये परघनी नहीं है। कई बार देवताओं को भी परघाया जाता है ना। आप लोग गांव में जो रहते हैं वो मेरी बात से इत्तेफाक रखते होंगे, देवताओं को भी परघाने जाना पड़ता है कहीं से लाने के लिए, गौरा गौरी को, या कहीं पर और कई सारे कल्चर में परघाना पड़ता है दोस्तों। आप अब नहीं जानते होंगे तो गांव में पूछिएगा, तो उस समय भी जो नृत्य किया जाता है। इसके अलावा फाग, जो होली के समय भांग पी के जो मतवाला, ये जो गदर मचाते हैं, वो है फाग गीत। ठीक है, तो इसको आप लोग फाग नृत्य याद रखेंगे। इसके अलावा इसमें गीत बात करें तो गीत भी सेम ही है, गीत भी सेम ही है दोस्तों। जैसे गीत में भी कर्मा नृत्य भी है, गीत भी है, पर्व भी है। ठीक है, बिहाव समय गाया जाने वाला गीत, परघनी, तोला बिहाव समय जो गीत गाए जाते, तोला माटी कोड़ेला नहीं आवे रे, धीरे 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 अपन बहनी लतीर, धीरे धीरे, है ना। और जो परघनी गीत आप जानते हैं, जो बारात परघाने के समय गाया जाता है, वो गीत है बहुत फेमस है। नदिया तीर के पटवा भाजी, पट 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 करते वो आए हे, रायपुर के बरतिया मन मट 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 करते। ऐसे बहुत सारे गीत आपको मिलेंगे। और फाग गीत तो आप जानते ही हैं। ऐसे इस प्रकार से ये नॉर्मल है, तो ये जो सभी जनजातियों में, जातियों में की जाती है, उससे पूछने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक चीज यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि इसके नृत्य में एक नृत्य किया जाता है, दमनच नृत्य। क्या नृत्य? दमनच नृत्य। ठीक है, और इसे किसने? वेरियर एल्विन ने। वेरियर एल्विन ने संसार का सबसे भयंकर नृत्य कहा। संसार का सबसे भयंकर नृत्य क्यों कहा? क्यों कहा? देखिए, ये विवाह के समय किया जाने वाला नृत्य है, दमनच नृत्य। और दमनच नृत्य में लोग जो है वो तलवार वगैरह लेके, धनुष बाण वगैरह जो हथियार लेके, हाड़िया चावल से बनी हुई शराब को सेवन करके नाचते हैं। वेरियर एल्विन शादी अटेंड कर रहे थे, नाच रहे थे।
अब ये देखा कि नाच रहे हैं, लेकिन सब पी के नाच रहे हैं, तो उनको लगा कि एक आध तलवार कहीं घूम के लगा तो वो मर मुरा जाएंगे। तो इसीलिए उसको उसने कहा कि ये संसार का क्या है, सबसे भयंकर नृत्य है दमनच नृत्य। ठीक है, ये रात भर चलता है, लाठी तलवार जो भी हथियार इनके पास ले रहते हैं उसको लेकर ये रात भर नृत्य करते हैं, इसीलिए इसको संसार का सबसे भयंकर नृत्य कहा है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो पहाड़ी कोरवा जनजाति से संबंधित थी हम लोगों ने पूरी देख ली है। तो आप पॉइंट आउट चीजें जो है वो याद रखेंगे। ठीक, तो चलिए एक बार हम इसका रिवीजन कर लेते हैं पहली से। देखिए, उत्पत्ति के संबंध में आपको पता ही है, काला बाला पर्वत से कैला और धूमा बना, उसके बाद रिद्धि सिद्धि से इसका विवाह हुआ, जिसके 3 बेटे हुए, कोल, कोरवा, कोरकू। कोरवा के 2 पहाड़ी कोरवा जो पहाड़ में जाकर रहने लगे और दहिया कृषि करके पेड़ों पर मचान बनाकर रहने लगे पहाड़ी कोरवा। दिहाड़ी जो गांव में रहने लगे, डीह में दीवारी कृषि करते थे लेकिन अब स्थायी कृषि करने लगे हैं, वो दिहाड़ी कोरवा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग देखेंगे कि जसपुर निवास, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ मेन निवास है जसपुर, उसके बाद सरगुजा, फिर कोरबा और बलरामपुर, ये 4 जगह इसका निवास स्थान पाया जाता है। आगे हम लोग देखें तो आगे देखेंगे रहन सहन कैसे रहते हैं, पेड़ों में मचान बनाकर रहते हैं। अभी भी नहीं रहते होंगे, अभी घर बना लिए हैं, वो एक आध होगा एक्सेप्शनल तो बात अलग है। 5 वर्ष की आयु इसके लड़के, इनके बच्चे जो हैं उनकी 5 वर्ष की आयु हो जाती है तो वो शरीर पर आग से दाग कर 10 से 16 निशान बनाते हैं। हाड़िया चावल से बनी शराब का सेवन करते हैं, शराब को सड़ाकर बनाई गई जो रहती है उससे। आर्थिक जीवन की बात करें तो ये शिकार करते हैं, वनों पर संग्रहण करते हैं, तीर धनुष चलाने में निपुण रहते हैं, मछली भी पकड़ लेते हैं बरसात के सीजन में। इसके अलावा कृषि देखें तो दहिया कृषि करते हैं पहाड़ी कोरवा, और देवारी कृषि करती है कोरवा जनजाति, इसको विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो सामाजिक जीवन में देखिए, सामाजिक जीवन में जो प्रसव के लिए जो कमरा बनाया जाता है उसको कुंबा कहा जाता है। ठीक, मृतक संस्कार को इन लोग नवाघानी कहते हैं, दफनाते हैं, और क्रियाकर्म के समय जो कार्यक्रम होता है उसको कुमारी भात कहा जाता है। विशेष है, जिस झोपड़ी में मृत्यु हुई है उसे नष्ट करके नई झोपड़ी जो है वो बनाई जाती है। जिस झोपड़ी में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई उसे नष्ट करके जो है वो नई झोपड़ी बनाई जाती है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, इसके अलावा इसमें जाति पंचायत पाया जाता है। जाति पंचायत के मुखिया, जाति पंचायत को मयारी और उसके मुखिया को जो है वो मुशीचा कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद हमने देखा इसकी विवाह पद्धति, तो इसमें वधु धन जो है वो सुख भरना कहा जाता है। पहाड़ी कोरवा में जो विवाह पद्धति प्रचलित है, विनिमय विवाह, गुरावट विवाह, लमसेना विवाह, सेवा विवाह या उड़हरिया विवाह या फिर पैठू विवाह, ये 4 विवाह प्रचलित हैं। इसके अलावा हम बात करें धार्मिक व सांस्कृतिक जीवन में तो ये ठाकुर देव, खुड़िया रानी, दूल्हा देव, शीतला माता, सदबहिनिया दाई की पूजा करते हैं। पर्व देव की बात करें तो पूस में देवथान, कुंवार में नवाखाई और तीसरा चैत में होली का पर्व मनाते हैं। इसके अलावा कृषि से संबंधित जो इनकी मेन है दोस्तों, ये बीज बोनी पर्व, कोरा और धेरसा पर्व मनाते हैं। ठीक है, इसके अलावा अंत में हम लोगों ने देखा इनकी बोली, ये कोरवी बोली दी हुई है, कोरवी बोली 2 लिख दिया हूँ, एक जगह कोरवा है, एक जगह कोरवा है, एक जगह कोरवी, सिंगली, कोरबोर। और ये जादू टोना तंत्र मंत्र में विश्वास रखते हैं। जादू टोना तंत्र मंत्र में विश्वास जो काम करने वाले को इन लोग क्या कहते हैं दोस्तों, देवार बैगा कहा जाता है। इनके द्वारा क्या कहा जाता है, देवार बैगा। नृत्य की बात करें तो कर्मा नृत्य, बिहाव नृत्य, परगनी नृत्य, फाग नृत्य वगैरह इन लोग करते हैं। दमनच नृत्य जो संसार का सबसे भयानक नृत्य कहा है, वेरियर एल्विन ने क्यों कहा, इसके संबंध में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। इसके अलावा गीत की बात करें तो कर्मा गीत और विवाह गीत, फाग गीत ये गाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा पहाड़ी कोरवा जनजाति से संबंधित जितने भी एस्पेक्ट्स है उस पर हम लोगों ने चर्चा कर ली है। ठीक, अब आगे जो है वो हम नई जनजाति के संबंध में चर्चा करेंगे कल की क्लास में।
अगर क्लास आपको पसंद आया हो दोस्तों, क्लास आपको अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, ठीक है? हमारी इतनी मेहनत जो है वो आपके कमेंट से ही सार्थक होगी। लाइक करिएगा और दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी विद्यार्थी जो मुझे जानते हैं उनसे मेरा ख़ास रिक्वेस्ट है, ठीक? तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।